नाइट्रेट लिमिटेड ये एक केमिकल कंपनी का स्टॉक है और लोग इसमें अभी बहुत ज़्यादा निवेश करने के बारे में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई दीपक नाइट्रेट लिमिटेड में आपको निवेश करना आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो ये स्टॉक अभी 2610 रुपीज़ पर ट्रेंड कर रहा है। ये जो दीपक नाइट्रेट की कंपनी है वो आप देख ही सकते हो अराउंड 1970 से स्टार्ट है और ये मेजरली केमिकल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करती है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 35,603 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको इस कंपनी जैसी एक और कंपनी 2025 में बनानी है तो आपको 35,603 करोड़ रुपीस लगाने पड़ेंगे। करंट प्राइस इस शेयर की 2,610 रुपीस चल रही है। इसने हाई 3,169 रुपीस का लगाया हुआ है और लो इसने 2,021 रुपये का लगाया हुआ है। इसका स्टॉक का P/E रेशियो 44.8 है। यानी कि लोग 1 रुपये के सामने 44.8 रुपये देकर भी इस स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड है। यानी कि ये स्टॉक 44 टाइम्स महंगा है अभी फिलहाल। बुक वैल्यू इसकी 373 रुपीज़ है और ये कंपनी अराउंड 0.29% का डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टरों को देती है। यानी कि अगर आपको मंथली या फिर ईयरली कुछ डिविडेंड चाहिए तो आप इस तरह की डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हो। इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.6% है, जबकि इसका ROE 16.4% है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपीज़ के आसपास है। अब हम इस स्टॉक की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। आप देख ही सकते हो एक कंपनी ने ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में अच्छा कितना 23.9% का अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। पर इस स्टॉक की एक बुरी बात यह है कि ये स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू से 7.08 टाइम हाई ट्रेड वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर अगर इसमें निवेश करना चाहते हो तो ये संभावना है कि ये स्टॉक अभी 7 गुना महंगा मिल रहा है। ये स्टॉक 1-2 गुना जब पर आए तब आप उसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब इस कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में हम देखें तो इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी में पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, SRF, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोटेक, गोदरेज इंडस्ट्री, टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में आती है। अब क्वार्टर रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। तो जून के क्वार्टर में इसने सेल्स 2,167 करोड़ की दिखाई हुई थी, जो सितंबर के क्वार्टर आते आते ये सेल्स घटकर 2,032 करोड़ हो गई है। ये सोचने वाली बात है। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा भी पिछले क्वार्टर में 1,858 करोड़ रुपीस हुआ था जून के क्वार्टर में, जो सितंबर 2024 में 1,734 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसका नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ रुपीस के आसपास था, जो घटकर 195 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार नीचे का ग्रोथ दिखा रही है। यानी कि 3 क्वार्टर से इसमें प्राइस में सेल्स में गिरावट आ रही है। ये एक सोचने वाली बात है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इस कंपनी ने 5 साल में 23% का, 3 साल में 21% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इस कंपनी ने 5 साल में तो 33% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है, पर पिछले 3 साल में इसने -2% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल में 41% था, 5 साल में 48% है, 3 साल में 4% है और पिछले साल इसका टॉप प्राइस का CAGR 9% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखें तो 5 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी इसने 28% का दिया हुआ है, 3 साल में 24% का और लास्ट ईयर इसने 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो लायबिलिटी है वो अराउंड 7,900 के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में बड़ी है, आप देख ही सकते हो।
कुछ रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रेशियो है यहाँ पर डेप्टर डेज है। डेप्टर डेज जिसे नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जो कंपनी होती है वो अपने होलसेलर्स को और रिटेलर्स को कुछ सामान क्रेडिट पर देती है, यानी कि उधारी में देती है। तो वो उधारी का सामान का जो पैसा है वो कितने दिनों के अंदर वो रिकवर कर पाती है कंपनी, उसे ही डेप्टर डेज माना जाता है। जितना कम डेप्टर डेज होता है उतना ही अच्छी कंपनी के लिए माना जाएगा। मार्च 2015 में यानी कि 2015 में डेप्टर डेज 86 था, जो घटकर 2019 में और 20 में ये अराउंड 53 तक पहुंच गया था, और ये फिलहाल अभी बढ़कर 62 पर चल रहा है। तो कंपनी का जो डेप्टर डे है वो घटा है 2015 की तुलना में, पर ये 2020 की तुलना में अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। प्रोमोटर्स के होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रोमोटर्स के पास खुद के कंपनी के 49.24% शेयर पड़े हुए हैं, आप देख ही सकते हो। FIS के पास 6.68% शेयर पड़े हुए हैं और DIS के पास 22.30% और पब्लिकली इसके 21.79% शेयर अवेलेबल है। तो ये हुआ दीपक नाइट्रेट लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। आपका क्या कहना है फंडामेंटली, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर इसके टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि मैंने दीपक नाइट्रेट लिमिटेड का 1 वीक का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम जहां पर ये स्टॉक ने हाई और लो लगाया हुआ है उसे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला हाई अगर आप हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लगाते हैं तो इसने यहाँ पर अराउंड 3,155 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है और उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। और ये कहां तक गिरा आप देख ही सकते हो, यहां तक। और ये स्टॉक अराउंड आप देख सकते हो 2,472 रुपीज़ तक गिरा। यहाँ पर अगर इसने अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनाई, आप देख ही सकते हो, और ये फिलहाल स्टॉक ऊपर जा रहा है। और ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पास्ट में 1 जनवरी 2024 को ये यहाँ से नीचे गिरा था, पर यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन गया। तो यहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट एरिया को से सपोर्ट लिया और अभी ये स्टॉक फिलहाल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं इसकी एनालिसिस करने के लिए 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूं। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं उसमें बेरिश पोजीशन ही बनाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, अगर सपोर्ट हम देखें तो वो कहां पर आपको मिलेगा वो भी आप देख ही लीजिए। तो अगर आप देखते हो तो दूसरा सपोर्ट इस स्टॉक का यहाँ कहीं पर है 2025 तक। तो अगर ये स्टॉक 2472 का लो ब्रेक करता है तो वो 2025 तक भी आ सकता है। और अगर इसने 2025 का लेवल भी अगर ब्रेक किया तो ये स्टॉक अराउंड आप देख सकते हो यहाँ तक, फिर एक यहाँ अच्छा सपोर्ट बनेगा 1720 के आसपास। तो फिलहाल ये स्टॉक बेरिश पोजीशन में है, आप देख ही सकते हो। तो अगर आप इस केस में इसमें निवेश करना चाहते हो या तो फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। अगर मुझे इसमें निवेश करना हो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं स्टॉक को नीचे आने का वेट करूंगा। अगर पहला स्टॉक अगर मुझे खरीदना होता तो मैं यहाँ पर आसपास खरीदता 2469 रुपीज़ के आसपास। ये स्टॉक और नीचे आता तो मैं अभी वेट करता 2025 पर और खरीदता, 1720 पर और खरीदता, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता तो। पर अगर मुझे इसमें ट्रेडिंग करनी हो तो फिलहाल मैं इसमें अगर 2603 पर अगर ये स्टॉक को खरीदता तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ का लगाता अराउंड 2766 का। पहला टारगेट में रखता 2472 का और दूसरा टारगेट में रखता 2025 का। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और राय है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आपको दीपक नाइट्रेट में निवेश करना चाहिए या नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। नंबर 2, जब जब मार्केट में गिरावट हो तब तब आप एक अच्छे स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि इसने
473 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश की हुई है। तो फिलहाल आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हो तो आपके सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको शेयर मार्केट में ग्रोथ करनी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, तभी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।